नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में, यानी कि कैसे नियुक्त किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। और फिर डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126 और 127 के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये दोस्तों यूपीएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर भी इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है। तो लोग शुरू करते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में हिस्ट्री हम लोग समझ चुके हैं पिछले क्लास में। उसको आप नहीं देखे तो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसे कहते हैं एमओपी। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि सीजेआई जो होते हैं, यह कुछ न्यायाधीशों का नाम सजेस्ट करते हैं कि मतलब किसे नियुक्त करना है उच्चतम न्यायालय में। ये कुछ लोगों को कुछ लोगों का नाम देते हैं किसे, विधि मंत्रालय को। यानी कि जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसका नाम देते हैं विधि मंत्रालय को। विधि मंत्रालय भेज देता है नाम कॉलेजियम को। कॉलेजियम में दोस्तों कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं और अन्य 4 लोग होते हैं। अन्य 4 लोग कौन होते हैं कॉलेजियम में, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक कॉलेजियम उन सभी नामों पर विचार करता है जो नाम मुख्य न्यायाधीश देते हैं विधि मंत्रालय को, और विधि मंत्रालय देता है कॉलेजियम को। कॉलेजियम उन नामों पर विचार करता है और उन नामों में से किसे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करना है, उस नाम को फिर से विधि मंत्रालय के पास भेज देता है। फिर वो विधि मंत्रालय उन नामों को भेजती है प्रधानमंत्री के पास। उन नामों को प्रधानमंत्री के पास भेजती है। फिर प्रधानमंत्री उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति उन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। एक बार फिर से समझा रहे हैं क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग हैं जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। पिछले क्लास में लोग समझे थे कौन से लोग वह होंगे। तो उन लोगों के नाम को मुख्य न्यायाधीश लाएंगे जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। वो मुख्य न्यायाधीश उन सभी व्यक्तियों के नाम को विधि मंत्रालय के पास भेजते हैं। फिर विधि मंत्रालय के कॉलेजियम के पास भेज देता है। एक कॉलेजियम में एक सीजेआई यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके अध्यक्ष होता है और 4 मेंबर होते हैं। और ये लोग उस पर विचार करते हैं और विचार करके जिन्हें नियुक्त करना होता है, नहीं कई नाम आते हैं और कई नाम में से जिन लोगों को नियुक्त करना होता है, एक कॉलेजियम भेजता है विधि मंत्रालय के पास, विधि मंत्रालय भेजता है प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री भेजता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यह होता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं इसको लोग समझते हैं। इसका क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में। दोस्तों, जिसे मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उचित समय पर यानी कि 1 महीने 2 महीने या 3 महीने पहले जो भी उचित समय लगता है विधि मंत्रालय को, विधि मंत्रालय क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश से कहता है कि अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए। तो मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, अपने वरिष्ठतम न्यायाधीश जो फिट हो, यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश के बाद जिसका नंबर आता है और अगर फिट हो, वरिष्ठ हो और फिट हो, उसका नाम सजेस्ट करते हैं विधि मंत्रालय को। यानी कि विधि मंत्रालय इनसे पूछता है उचित समय पर कि किसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है। तो ये मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है यानी कि इनके बाद जिसका नंबर होता है, उसे क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं विधि मंत्रालय को, उसका नाम भेज देते हैं विधि मंत्रालय के पास। फिर विधि मंत्रालय क्या करता है, उसका नाम प्रधानमंत्री के पास भेज देता है। फिर प्रधानमंत्री अनुशंसा करते हैं राष्ट्रपति से कि इन्हें आप क्या करते हैं
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दीजिए। यानी कि एक बार फिर से समझते हैं, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त होने वाला जब होता है, उससे 1 महीना या 2 महीना पहले जो भी उचित समय लगता है, उचित समय जो भी लगे विधि मंत्रालय को, विधि मंत्रालय पूछता है मुख्य न्यायाधीश से कि किसे उत्तराधिकारी आपका नियुक्त किया जाए। तो ये अपने वरिष्ठतम न्यायाधीश जो फिट हो, ये लिखा हुआ है, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो फिट हो उसका नाम सजेस्ट करते हैं विधि मंत्रालय के पास, यानी कि उसका नाम क्या विधि मंत्रालय को भेज देते हैं। फिर विधि मंत्रालय क्या था, उसके नाम को प्रधानमंत्री के पास भेज देता है। फिर प्रधानमंत्री अनुशंसा करते हैं किसे, राष्ट्रपति से, कि इसे आप नियुक्त कर दिए। तो राष्ट्रपति उसे मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया न्यायाधीश की नियुक्ति और ये हो गया मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है। अब देखते हैं कि शपथ और प्रतिज्ञान कैसे होगा। शपथ और प्रतिज्ञान यानी कि ओथ एंड अफर्मेशन। दोस्तों हम लोग कई बार समझ चुके हैं कि शपथ क्या होता है, प्रतिज्ञान क्या होता है। दोस्तों शपथ वह होता है, वह लोग लेते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो लोग आस्तिक होते हैं वह लोग शपथ लेते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वह लोग प्रतिज्ञान करते हैं। उम्मीद करते हैं ना समझ में आया होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 100 अभी तक हम लोग अनुच्छेद 124 का एक पढ़े, जिस फिर अनुच्छेद 124 ए पढ़े, 124 बी पढ़े, 124 सी पढ़े, और कई चीजें हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो 124 का 2 दोस्तों शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। 124 के 2 में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। 124(2) कहता है कि सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अथवा वे जिसे नियुक्त करें शपथ दिलाते हैं। सभी न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति जिसे नियुक्त कर दे कि आप जाइए उन्हें शपथ दिलाइए, अपना प्रतिनिधि किसी को नियुक्त कर दे कि आप जाइए अपना शपथ दिलाइए, वह क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। व्यवहार में लेकिन मुख्य रूप से होता क्या है, यानी कि वास्तविक जीवन में होता क्या है। व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ राष्ट्रपति देते हैं व्यवहारिक रूप से, तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यानी कि दोस्तों संवैधानिक रूप से क्या है कि राष्ट्रपति स्वयं या वह जिसे नियुक्त करें वह क्या करता है, न्यायाधीशों को शपथ दिलवाता है। लेकिन व्यवहार में होता क्या है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। यह व्यवहारिक रूप में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं मुख्य न्यायाधीश को, तो मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं। संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं। जो दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वह संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख, शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप यानी किस प्रकार के शपथ लेंगे, इनके प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब जजों की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद आता है कि कार्यकाल, कि मतलब इस जज का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों कार्यकाल का भी उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 124 क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 124 कहता है कि न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होता है। यह नहीं लिखा गया है कि न्यायाधीश 5 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे या 7 साल रहेंगे, यह उल्लेख नहीं है। बस इतना लिखा है कि इनका जो आयु है 65 वर्ष होता है। जो सेवानिवृत्ति की आयु है यह 65 वर्ष। यानी कि दोस्तों आप 65 वर्ष, मान लो कोई जज
64 वर्ष की उम्र में जज बना, जो 65 वर्ष के हो क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। ये 64 वर्ष की उम्र में बना, 1 साल रहेगा, रिटायर हो जाएगा। कोई जज 60 साल की उम्र में बना तो 5 साल रहेगा, रिटायर हो जाएगा। कोई जज 50 साल की उम्र में बन गया तो 15 साल रहेगा। यानी कि दोस्तों यह साल नहीं डिसाइड है कि कितने साल रहेगा, बल्कि अगर उसका उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो वह रिटायर हो जाएगा। यानी कि उसकी आयु जो 65 वर्ष होगी तो वह अपने आप रिटायर हो जाएगा। अब यह डिपेंड करता है कि कितने वर्ष की उम्र में जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर 60 वर्ष में बनेगा तो 5 साल रहेगा, 50 वर्ष में बनेगा 15 साल रहेगा, 55 में बनेगा 10 साल रहेगा। तो बस इतना लिखा है कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए जज को इस्तीफा देना हो, यानी कि रिजाइन करना हो, रिटायर नहीं उससे पहले क्या रिजाइन करना चाहता है, तो किसे रिजाइन देगा? दोस्तों जो जज है, न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। यह प्रश्न पूछ सकता है कि दोस्तों न्यायाधीश किसे संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं, तो वह होंगे राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए जज क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा देते हैं। दोस्तों सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते हैं। दोस्तों यह बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर वो रिटायर हो गया तो किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों वकीलों की रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए अगर ऐसा नहीं लिखा जाता तो क्या करते हैं, किसी कोर्ट में जाके वकील के रूप में बने रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो वे फैसले दिए हैं उस फैसलों पर प्रभाव पड़ता, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए जो फैसले किए हैं उन फैसलों पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसको रोक दिया गया कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जज हैं तो आप सेवानिवृत्ति के बाद कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में एज ए अधिवक्ता। दोस्तों फिर है सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य प्रायोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह भी बात कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर हो जाता है तो उसके बाद ना तो भारत सरकार के और ना ही किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई कार्य कर सकता है। आयोग बनाए जा सकते हैं कि इस आयोग में आप अध्यक्ष बने, किसी जांच टीम में आप बन जाए, ये अलग बात है। लेकिन दोस्तों कोई ऐसी पद नहीं प्राप्त करेगा जिससे क्या लाभ हो। और जजों में यह इसलिए कहा गया कि मान लीजिए कोई सरकार है, अगर सुप्रीम कोर्ट जज तो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट का जज उस सरकार को खुश करने के लिए उसके पक्ष में फैसले देते हैं कि हम जब रिटायर होंगे हमको कोई ना कोई पोस्ट दे देंगे और हम जीवन भर मजे करेंगे। तो इसलिए इस पर रोक लगाया गया है कि जज लालच में ना आए और लालच में आकर कोई गलत फैसला ना दे दें। इसलिए इस पर रोक लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के बाद ना भारत सरकार के अंतर्गत और ना ही राज्य सरकार के अंतर्गत कोई प्रायोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये था कार्यकाल। अब हम लोग आते हैं न्यायाधीशों को हटाना। अगर दोस्तों कोई न्यायाधीश गलत काम कर रहा है, सही फैसले नहीं कर रहा है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसे हटाया कैसे जाएगा, क्या आधार होंगे हटाने के, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा, क्या आधार होते हैं हटाने के, क्या है संविधान में इसका उल्लेख, तो इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का खंड 4 यानी कि 124 का 4 में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 124 का 4। तो कहता है कि साबित कदाचार यानी कि मिसबिहेव, अगर मिसबिहेव किया है यानी कि कोई कदाचार किया, यानी कदाचार का अंग्रेजी कहते हैं मिसबिहेवियर, और साबित का होना चाहिए, वो मिसबिहेवियर का होना चाहिए, साबित होना चाहिए, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर अथवा अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी के का आरोप है तो उसे हटाने प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दो आधार हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, संविधान में दो आधार है। पहला है साबित कदाचार
यानी क्या हो, वह मिसबिहेव किया हो, प्रूव हो लेकिन। और दूसरा अक्षमता, कि वह सक्षम नहीं है कार्य करने के लिए, जो इस पद पर वह जज बैठा हुआ है वह पूरा कार्य नहीं कर पा रहा है, सक्षम नहीं है, उस पद लायक नहीं है। तो अगर यह आरोप है तो उसे हटाने हेतु प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन का मतलब है जो संसद है, संसद का लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है कि इसे हटाना है और ये यानी कि साबित कदाचार है या अक्षमता है। यानी कि दोस्तों दोनों नहीं, इनमें से कोई एक रहे तो भी लाया जा सकता है। साबित कदाचार अथवा अक्षमता लिखा हुआ, अथवा यानी कि दोनों में से कोई अगर असक्षम है तभी भी लाया जा सकता है, या साबित कदाचार तभी भी लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है दोनों रहे, दोनों में से एक कोई रहे तो लाया जा सकता है प्रस्ताव हटाने के लिए। अनुच्छेद 124 का 5 कहता है कि तहत इस संदर्भ में विधि बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। इस आधार पर संसद द्वारा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया है। यानी कि दोस्तों किस प्रकार से जजों को हटाया जाएगा, ये किस प्रकार से जांच होगी, ये जिम्मेदारी किस पर दी गई है, संसद पर दी गई है। बस इसमें यही कहा गया है अनुच्छेद 124 के 4 में कि साबित कदाचार और अथवा अक्षमता के आधार पर संसद के किसी भी सदन में जज को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। किस प्रकार से हटेगा, कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई है। क्या कहता है अनुच्छेद 124 का 5 कहता है कि इस संदर्भ में विधि बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, संसद की है कि कैसे हटेगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन 1968 के न्यायाधीश जांच अधिनियम में है। दोस्तों अगर पूछ ले कि संविधान में महाभियोग का प्रयोग किससे हटाने के लिए किया गया है, तो सिर्फ एक व्यक्ति होंगे, भारत के राष्ट्रपति। केवल भारत के राष्ट्रपति को ही महाभियोग का प्रयोग किया गया है संविधान में। लेकिन दोस्तों 1968 के न्यायाधीश जांच अधिनियम में न्यायाधीशों के लिए भी महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। एक अधिनियम बनाया गया है अनुच्छेद 124 से 5 के आधार पर, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसके तहत न्यायाधीशों की जांच की जाएगी कि न्यायाधीश सक्षम है कि असक्षम है, या उस पर क्या कदाचार है कि नहीं है, कदाचार किया है कि नहीं किया, यानी कि मिसबिहेव किया है कि नहीं किया है। यह अधिनियम है 1968 का न्यायाधीश जांच अधिनियम। 1968 के न्यायाधीश जांच अधिनियम में न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी महाभियोग का प्रयोग किया गया है, लेकिन संविधान में नहीं किया गया है न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि 1968 के न्यायाधीश जांच अधिनियम में किया गया है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 124 के 4 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें साबित कदाचार अथवा अक्षमता यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर, के आरोप के आधार पर संसद के किसी भी सदन में न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी आधार पर फिर अनुच्छेद 124 का 5 कहता है कि इस संदर्भ में कानून यानी बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है, जिसके तहत संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया और इस अधिनियम में न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रियाओं का उल्लेख था। तो दोस्तों इसके तहत कहा गया कि जो प्रस्ताव लाए जाएंगे संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रस्ताव लाए जाने के लिए कितने सदस्यों की समर्थन चाहिए। दोस्तों अगर न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है, यानी कि 1968 के अधिनियम के अनुसार लोकसभा में कम से कम 100 तथा राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों
प्रस्ताव लाए जाने के लिए, अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो कम से कम दोस्तों 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर प्रस्ताव हटाने का राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है राज्यसभा के हटाए जाने के लिए। प्रस्ताव लाए जाने पर संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा इसकी जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। दोस्तों ये जो प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया जा रहा था, लोकसभा के अध्यक्ष उस प्रस्ताव के जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि जो सभापति होते हैं वह कम 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। यानी कि दोस्तों जो प्रस्ताव लाया जाएगा कि मतलब जो प्रस्ताव लाएगा तो यह कहेगा कि यह अक्षम्य है, यानी कि यह कार्य करने, यानी 2 ही आधार हटाने का। पहला आधार है मिसबिहेवियर यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार। दूसरा अक्षमता। अगर साबित कदाचार पर लाया जा रहा है तो वह जो सदस्यीय समिति है, 3 सदस्यीय समिति, वह जांच करेगी ये बात सही है कि नहीं। अगर अक्षमता है तो भी जांच करेगी ये सही है कि नहीं। ये जो समिति बनाएंगे, अगर लोकसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव तो लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा में लाएगा तो राज्यसभा के अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे और वह समिति उस प्रस्ताव की जांच करेगी प्रस्ताव सही है कि गलत। दोस्तों उच्चतम जांच 3 सदस्यीय समिति गठन किया जाएगा। इसमें कौन होंगे? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। दोस्तों उच्चतम न्यायालय का कोई भी एक न्यायाधीश रहेगा जो उस समिति का अध्यक्ष रहेगा, जो संबंधित सदन के अध्यक्ष समिति बनाएंगे। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक विधि शास्त्री। एक विधि शास्त्री का मतलब दोस्तों जो कानून के बारे में अच्छा जानकारी रखता हो। पहला तो उच्चतम न्यायालय का कोई एक जज उसका अध्यक्ष होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और कोई एक विधि शास्त्री यानी कि जो कानून का अच्छा जानकार रखता है वह सदस्य होंगे। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, इसमें सदस्य के रूप में होते हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सदन में इसकी चर्चा होती है। दोस्तों ये जो सदस्यीय टीम है और ये प्रस्ताव है, अगर ये जांच में सही पाती है, जिस जो आरोप, अगर आरोप सही पाती है सदस्यीय समिति तो उस पर चर्चा होती है सदन में, और चर्चा से 14 दिन पहले न्यायाधीश को पूर्व सूचना देनी होती है। यानी कि दोस्तों जिस न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है और जब उसके खिलाफ जांच सही पाई जाएगी और जब चर्चा होगा, चर्चा होने से पहले, अगर जो सदन में जब चर्चा होगा, चर्चा होने से 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को सूचना देनी होती है कि इस दिन आपके आरोपों पर चर्चा की जाएगी और उसे पूरा अधिकार होगा अपनी बात को रखने का। जो न्यायाधीश के खिलाफ लाया जाएगा प्रस्ताव, उसको पूरा अधिकार होगा अपनी बात को रखने का। न्यायाधीश को सदन में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सदन अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत। दोस्तों अब हटेगा कैसे? मतलब चर्चा भी हो गई तो वह हटेगा कैसे? तो सदन अगर लोकसभा है तो उसका बहुमत होता है आधा से एक ज्यादा। इस समय लोकसभा में 543 सीट है तो 543 का बहुमत है 272। तो कम से कम 272 लोगों का बहुमत होना चाहिए। कम से कम 272 लोग उस पर क्या करें, उसके खिलाफ वोट दें। एवं उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत। यानी कि दोस्तों उस सदन का हटाए जाने के लिए सदन का बहुमत तो होना चाहिए, जिस सदन में जितनी संख्या है उसका बहुमत होना ही चाहिए। फिर उसके बाद उपस्थित जितने लोग उपस्थित हैं और उनमें जितने लोग मतदान कर रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत। राष्ट्रपति टॉपिक में इसको हम डिटेल में समझाएं कि उपस्थित और मतदान करने वालों का मतलब क्या होता है। उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, कि जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उनका 2/3। यानी कि मान लो दोस्तों 400 लोग मतदान कर रहे हैं तो इसका क्या ना 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी कि 2/3 बहुमत हो।
से प्रस्ताव पारित कर ले, यानी कि दोस्तों सदन का बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वाले की बहुमत का 2/3 से अगर प्रस्ताव क्या कर ले, पारित कर ले। अगर लोकसभा में तो लोकसभा पारित कर ले, फिर जाएगा दूसरे सदन में, फिर दूसरा सदन भी यही कार्य करे। सदन का बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से वह सदन भी प्रस्ताव को क्या कर ले, स्वीकार कर ले। फिर मामला जाएगा राष्ट्रपति के पास। जैसे मामला राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस न्यायाधीश का पद रिक्त माना जाएगा, यानी कि तथा दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया से प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत होते ही न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों जब उस पर न्यायाधीश पर आरोप लगे, आरोप लगाने के लिए और सब सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। सदन के संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा तो 100 सदस्यों की जरूरत है। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा तो 50 सदस्यों की समर्थन की जरूरत पड़ती है। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के सभापति उस प्रस्ताव के जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष फिर उस प्रस्ताव का जांच कराएंगे 3 सदस्यीय समिति के माध्यम से। उन 3 सदस्यीय समिति में पहला जो अध्यक्ष होगा वह सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होगा। दूसरा सदस्य होगा वह किसी भी मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक विधि शास्त्री होगा। और ये लोग जो प्रस्ताव का जांच करेंगे और जांच में सही पाते हैं जो आरोप लगाया गया है न्यायाधीश पर, अगर सही पाते हैं तो सदन में चर्चा होती है और चर्चा होने से 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को सूचना दी जाती है कि आपके पर क्या चर्चा की जाएगी और उस न्यायाधीश को हक होता है, अधिकार होता है अपनी बात को रखने का। फिर जब उस पर वोटिंग होगा, जिस सदन में अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का बहुमत होगा 272। फिर उसके बाद उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। जब यहां से पास हो जाएगा तो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के समझ जाता है और जब राष्ट्रपति के समझ जाता है तो न्यायाधीश का पद उसी वक्त से खाली माना जाता है। लेकिन दोस्तों भारत के इतिहास में आज तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट के। तो आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।